आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको मैराथन क्लास जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर हैं उनका जो सब्जेक्ट है एक थर्मल इंजीनियरिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपके जो 15 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया है उनका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसे आप लोग पढ़िएगा और आपका जो है 45 प्लस मार्क्स आपके इस सब्जेक्ट में आने के 100% चांस हैं। अगर आप सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप आसानी से अपने सेमेस्टर को अच्छी तरह से क्लियर कर सकेंगे। चलिए, जितने भी हमारे 15 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से, उन्हीं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसको हमने नाम दिया है महामैराथन क्लास। और जो 15 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो PDF है वह हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर देखने को मिलेगा। आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो हिंदी नाम है वो आपको पता ही है, ऊष्मागतिकी। क्या होता है हिंदी जो इसका नाम है, हिंदी मीनिंग वो होता है ऊष्मागतिकी। मतलब जो हीट का है वह मोशन के कंडीशन में रहे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीट टू मोशन। ठीक है, सिंपली तौर पर अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स जो होती है एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंतर्गत एनर्जी के ट्रांसफ़र का या हीट के ट्रांसफ़र का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है इसमें हम जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जो आपका एनर्जी हो गया या जो आपका हीट होता है, एनर्जी या जो हीट का ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। मतलब जब जो भी आपके ऑब्जेक्ट रहें वो आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहें उस समय जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि thermodynamics is the science of energy interactions and its effect on physical properties of matter. In thermodynamics, we study the relations among heat, work and property of system which are in equilibrium. मतलब थर्मोडायनेमिक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम जो भी आपके एनर्जी ट्रांसफ़र होते हैं वो आपके, जैसे कि आप पढ़े होंगे, अभी आगे बताएंगे आपको, यह कोई सिस्टम हो गया। ठीक है, बाहर का आपका सराउंडिंग है, मतलब इसमें से एनर्जी आपकी बाहर जा रही है, बाहर से एनर्जी अंदर आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, और यह क्या बताता है, हीट, वर्क और उसके जो भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बीच जो रिलेशन होता है उसको बताता है आपका थर्मोडायनामिक्स। और इसमें जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, मतलब साम्यावस्था की कंडीशन में होता है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। देखिए, हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये अभी थोड़े से सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको पढ़ाना है ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पहले समझते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर एक फिगर बना है, इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है ये कुछ नहीं होता बल्कि यह एक आपका स्पेस होता है, या आप एक तरह से कह सकते हैं माध्यम होता है, आपका एक रीजन होता है। मतलब कोई स्पेस होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की क्या क्वालिटी है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यह आपका होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब आप कह सकते हैं कि वह निश्चित क्षेत्र जिसमें हम द्रव्य के गुणों का अध्ययन करते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं वह निश्चित क्षेत्र। देखिए, ये सब डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, आपसे अंतर पूछा जाता है। वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाए, द्रव्य के गुणों का स्टडी हो, उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, यह आपका सिस्टम है। ठीक है, यह आपका क्या है, पूरा एक सिस्टम है आपका लिखा गया है। ठीक है,
इसमें देखिए आपका एक पिस्टन लगा हुआ है और ये बाहर आपका सराउंडिंग है और ये जो आपकी लेयर लगी हुई इसको आप बाउंड्री नाम से जानते हैं। तो इन सब का डिफिनेशन अभी आपको हम आगे बताएंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि थर्मोडायनेमिक साइंस इज डिफाइंड द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑन अ रीजन और स्पेस ऑन विच और स्टडीज फोकस। मतलब क्या होता है कि कोई एक पार्टिकुलर चीज़ आप ले लेते हैं और इसी के बारे में टोटल जो भी स्टडी आप करते हैं, इसके ऊपर जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, वही आपका सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहेगा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, कहेगा कि टिप्पणी लिखिए। तो कहेगा बाउंड्री क्या होता है या परिसीमा, परिवेश या सराउंडिंग, थर्मोडायनामिक्स, यूनिवर्स क्या होता है, इन सब को संक्षेप में लिखिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री अर्थात जैसे आप बोलते हैं परिसीमा, ये क्या होती है। तो देखिए आपको यहाँ पर साइड में एक फिगर बना हुआ दिख रहा होगा, इसको देख के आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है, यह आपका एक सिस्टम बना है, आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका एक सिस्टम बना हुआ है, घेरा बना दिया गया है, यही आपका सिस्टम है। इसी में आप द्रव्य के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और एक आपको और हरे रंग की लाइन दिख रही होगी जो आपके इस सर्कल के अंदर जो सिस्टम है उसको कवर की है, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है क्या, बाउंड्री नाम दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और आप बाहर आपका एक सराउंडिंग लिखा गया है। मतलब आप बाउंड्री मतलब क्या होता है, परिसीमा। ये क्या होती है, आपकी एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। देखिए जैसे कि आपका रूम एक बंद हो गया है, ठीक है, तो आप उसमें दरवाज़ा लगाते हैं ना, तो दरवाजे के बाहर का जो क्षेत्र है वो दूसरे रूम का है या वह आपके हॉल का है। उसी प्रकार से जो आपका अंदर जो कमरा है जिसमें आपकी पढ़ाई हो रही है वह आपका एक सिस्टम हो गया, और जहाँ बाहर आपका है वह आपका सराउंडिंग हो गया। और जो घर आपका पूरा बन के रेडी है उसके बाहर की दीवारों के बाहर जो स्पेस है वह आपका क्या होता है, यूनिवर्स कहलाता है। तो उसी प्रकार से हम एक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या आपका सिस्टम होता है, ठीक, जो सराउंडिंग को और सिस्टम को अलग करे, उसके बीच एक बाउंड्री कंडीशन आ जाए, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, और जब ये तीनों मिल जाते हैं, इन सबको मिलाकर एक आपका यूनिवर्स बन जाता है। तो आइए इसके डिफिनीशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं और आप लोग भी इसको अच्छे प्रकार से लिखिए। ठीक है, बाउंड्री क्या होता है, लिख सकते हैं वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा आप लिख सकते हैं, या आवरण, वह काल्पनिक रेखा या आवरण। देखिए ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वह काल्पनिक रेखा या आवरण जो थर्मोडायनामिक सिस्टम लिखिए या सिस्टम लिख लीजिए। वैसे आप थर्मोडायनामिक्स या थर्मल ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम अगर आप लिखेंगे तो उसको आप थर्मोडायनामिक सिस्टम ही बोलेंगे। वह काल्पनिक रेखा या आवरण जो सिस्टम तथा सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब क्या होता है आपका परिवेश, जो सिस्टम तथा सराउंडिंग को अलग करती है, जो सिस्टम तथा सराउंडिंग को अलग करती है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस फिगर में बाउंड्री आपकी एक देखिए, यही आपकी बाउंड्री है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा और हाईलाइट करते हैं, यही देख लीजिए आपकी क्या बनी हुई है, यही जो है आपकी ये क्या बनी हुई है, ये आपकी है बाउंड्री। इसके बाहर आपका क्या है, सराउंडिंग, और बीच में क्या है आपका सिस्टम। मतलब जो रेखा सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है उसको हम बाउंड्री के नाम से जानते हैं। तो बाउंड्री का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। यह एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इट मे बी रियल और इमेजरी, यह वास्तविक और काल्पनिक रेखा हो सकती है जो कि सेपरेट द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। अब आइए थोड़ा और आगे देखते हैं, सराउंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिगर में आपको सराउंडिंग में दिख रहा होगा कि सिस्टम के जितना जो बाहर का क्षेत्र है, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर तक जो क्षेत्र होता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जो सराउंडिंग है कितनी दूर तक हो सकता है, तो देखिए बेसिकली ये क्या होता है, सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है, जो सिस्टम का इफेक्ट होता है वह कुछ ही दूर तक तो होता है। जैसे कि आप रोटी बनाते हैं तवे पे, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे कमरे में तवे का ही पूरा टेम्परेचर है, ऐसा तो है नहीं।
बल्कि आप देखते होंगे जब तवे के पास हाथ ले जाते हैं तो ज़्यादा गर्मी फील होती है आपको, थोड़ा दूर हटते हटते जाते हैं तो एक समय आता है कि आपको गर्मी फील नहीं होती है। मतलब जहाँ तक आपको टेम्परेचर फील हो रहा होगा सिस्टम का, वहीं तक आपका सराउंडिंग होगा। उसके बाहर का जो स्पेस होगा उसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? उसको हम नाम दे देंगे यूनिवर्स। मतलब जो सराउंडिंग होता है वह एक निश्चित टेम्परेचर तक ही होता है, और जो यूनिवर्स है वो तो भाई पूरा यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड हो गया। तो परिवेश, सराउंडिंग का मतलब होता है परिवेश। इसका डिफिनेशन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि सिस्टम की, आप लिख सकते हैं सिस्टम की बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री के बाहर का क्षेत्र, सिस्टम के बाउंड्री के बाहर का एक निश्चित टेम्परेचर तक का जो क्षेत्र है जिसमें एनर्जी का मतलब जिसमें ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता हो, ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, परिवेश कहलाता है, ठीक है। तो परिवेश देख लीजिए आपके एग्जाम में या आपके प्रैक्टिकल में जब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो कहेगा कि मान लीजिए आपने बोल दिया कि सराउंडिंग आपका हो गया तो यूनिवर्स की क्या आवश्यकता पड़ी, तो आप कहेंगे सर सराउंडिंग जो होता है एक निश्चित टेम्परेचर तक ही होता है सिस्टम के, बल्कि यूनिवर्स जो है आपका पूरा ब्रह्मांड एक तरह से जो होता है उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स में आप लोग लिख सकते हैं कि सिस्टम तथा सराउंडिंग को मिलाकर, सिस्टम तथा सराउंडिंग को मिलाकर यूनिवर्स का निर्माण होता है, ठीक है। सिस्टम तथा सराउंडिंग को मिलाकर यूनिवर्स का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट, सो ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यूनिवर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह आपका पूरा सराउंडिंग है और यह आपका सिस्टम है। इन दोनों को हमने एक बाउंड्री लेयर से, मोटी लेयर से देखिए यहाँ पर घेर दिया, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका टोटल, इसके बाहर का जो क्षेत्र है वो आपका क्या हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके यूनिवर्स कहे जाएंगे। सो आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। बाउंड्री, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं उसमें आपका ऐसे नहीं पूछेगा कि ये क्या होते हैं, कहेगा आपका कि क्लोज्ड सिस्टम, कहेगा आपसे क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, कहेगा क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं। इन पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा। सो चलिए हम देखते हैं ये क्या होते हैं। तो बेसिकली देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट आपका क्लोज्ड सिस्टम जिसे बंद निकाय बोलते हैं, दूसरा आपका ओपन सिस्टम जिसे आप खुला निकाय बोलते हैं, और थर्ड आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम जिसे हम बोलते हैं विलगित निकाय। निकाय सिस्टम मतलब क्या होता है, निकाय, ठीक है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड का ही यूज करें जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कि यहाँ पर सिस्टम कहने में देखिए आपको बहुत आसानी हो रही है, बट अगर निकाय कहने की बात आएगी तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है। क्लोज्ड सिस्टम, इसे आप कंट्रोल मास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब आप बीटेक करने जाएंगे या हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि क्लोज सिस्टम, आपको कहेगा कि कंट्रोल मास सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल मास वॉल्यूम सिस्टम क्या होता है, इसको समझाइए। तो देखिए जो क्लोज सिस्टम ये क्या होते हैं। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो देखिए इसमें जो होता है ये आपकी क्या है, ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, जो आपकी लाइन यहाँ पर बनाई गई है ये है आपकी बाउंड्री। ये क्या है, ये जो मोटी सी आपकी बनी हुई ये क्या है आपकी, ये है बाउंड्री,
बाउंड्री तो है ना, अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, यह है आपकी बाउंड्री। तो जो क्लोज्ड सिस्टम होता है इसमें आप कह सकते हैं कि वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें सिस्टम के बाउंड्री से केवल एनर्जी का ही स्थानांतरण होता है उसको हम क्लोज्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं। या कह सकते हैं कि वह सिस्टम जिसमें सिस्टम की बाउंड्री से केवल एनर्जी का ही ट्रांसफर हो, केवल एनर्जी का स्थानांतरण हो, उसे हम क्लोज्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस सिस्टम के नाम से जानते हैं? उसको हम क्लोज्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका क्लोज्ड सिस्टम, मतलब बंद निकाय। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो आपका ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी है मतलब ऊर्जा आपकी इसमें इन हो रही है और एनर्जी है आपकी यहाँ पे आउट हो रही है। अगर देखिए फिगर की बात करें तो आप एग्जाम में फिगर जरूर बनाइएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। आप इसमें देख पा रहे होंगे केवल एनर्जी ही अंदर जा रही है, एनर्जी ही आउट हो रही है। जो इसका मास है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब इसमें जो आपका मास है इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। इसलिए इसको हम कंट्रोल मास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मास कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, मतलब इसका जो मास है वह सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, वो कांस्टेंट है। एनर्जी कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, केवल जो ऊर्जा है वही इंटर करेगी, वही आउट होगी। तो आशा करते हैं आपको क्लोज सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा। अब आइए हम आगे चलते हैं, ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है। अब ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम में आपका एनर्जी और मास क्या है? आपका ओपन सिस्टम में आपका एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र होता है, दोनों का स्थानांतरण होता है। जैसे कि आप यह सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, यह आपकी क्या है? यह आपकी बाउंड्री बनी हुई है। यह देखिए यहाँ पर आपकी यह बाउंड्री आपकी बनी हुई है। ठीक है, बाउंड्री आपकी यहाँ पे बना दी गई है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एनर्जी जो है इंटर कर रही है, एनर्जी इसमें आ रही है और एनर्जी आपकी यहाँ से आउट भी हो रही है। ठीक है, मास यहाँ से इंटर कर रहा है, एक्स्ट्रा मास आ रहा है और एक्स्ट्रा मास आपका यहाँ पर आउट भी हो रहा है। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र होता है उसको हम ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी एवं मास दोनों का ट्रांसफ़र हो, दोनों का स्थानांतरण हो, उसको हम ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिखा गया है एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच मास एंड एनर्जी फ्लो इनटू और आउट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये आपका ओपन सिस्टम होता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की भी। तो देखिए जो बेसिकली ओपन सिस्टम होता है इसका जो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आपका गैस टरबाइन। कभी कभी विथ एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो आपका गैस टरबाइन हो जाएगा, आपका बॉयलर हो जाएगा, गैस टरबाइन, बॉयलर, आईसी इंजन। देखिए बेसिकली जो बहुत सारे सिस्टम होते हैं उसमें आपके ओपन सिस्टम ही आपके बेसिकली हर जगह लगभग यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम आपके क्लोज्ड सिस्टम की बात करें, ठीक है, क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल आपका लिख सकते हैं कि जो आपके एक तरह से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, या आप लिख सकते हैं कि प्रेशर कुकर वगैरह जो होते हैं। एग्जांपल में आप क्लोज्ड सिस्टम में लिख सकते हैं प्रेशर कुकर एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है। प्रेशर कुकर कैसे? आप देखते होंगे केवल एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। आपकी सीटी लगती है तो केवल उसका एनर्जी जाता है, मास में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये हो गया आपका ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम। आइए अगर हम आगे बात करें तो आपका आता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे हम कहते हैं
विलगित निकाय। क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए अभी तक आपने देखा कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता था, मास कांस्टेंट होता था, फिर दूसरे में देखा आपने दोनों ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जो विलगित निकाय होता है इसमें क्या होता है कि इसमें सिस्टम की बाउंड्री से ऊर्जा और मास किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसमें सिस्टम की बाउंड्री से ना तो मास और ना तो ऊर्जा किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होता, किसी का भी स्थानांतरण नहीं होता है। ओके, तो ये आपका हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होगा? यह आपका हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो बाउंड्री से ना तो मास और ना ही एनर्जी, किसी का भी इसमें आपका ट्रांसफ़र स्थानांतरण नहीं होता। आगे आप लोग लिख लीजिएगा। तो लिखा गया है कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम विच एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विथ एनी अदर सिस्टम और विथ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में इसमें सिस्टम की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका जो थर्मल फ्लास्क होता है, आपने नाम सुना होगा थर्मल फ्लास्क। इसमें भी देखिए ऐसा तो है नहीं कि होता नहीं है, ट्रांसफ़र तो होता ही है, बट एक लिमिट टाइम के बाद होता है। इसमें कोई भी चीज़ जिस तरह से 100% किसी चीज़ की एफिशिएंसी नहीं होती, कोई भी चीज़ 100% काली नहीं होती, उसी तरह से कोई भी सिस्टम 100% आपका एफिशिएंसी वाला नहीं होता। आप कहीं ना कहीं से एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो ही जाता है। तो यह आपका हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बेसिक हैं, पढ़ लीजिए और पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसी में सिस्टम में ही होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं। होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझाइए। तो होमोजीनियस मतलब क्या हो गया? समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो आप लोग पढ़े ही होंगे हाई स्कूल इंटर में, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है। तो इसको भी चलिए समझते हैं। तो देखिए बेसिकली जो आपका यहाँ पर है होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है समान ऊष्मागत की निकाय। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें द्रव्य या जो वर्किंग सब्सटेंस हैं वो एक ही अवस्था में हों। आप लिख सकते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें द्रव्य मतलब जो आपका फ्लूइड वगैरह हैं, द्रव्य जो हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें द्रव्य एक ही अवस्था में, द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ मतलब जो भी कार्य करने वाला उसमें सिस्टम रहे, चाहे वो लिक्विड रहे, फ्लूइड रहे, मतलब सॉलिड रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में हो, ठीक है, एक ही अवस्था में हो, उसे हम होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एयर एवं वाष्प का मिश्रण। देखिए आपका ये जो है इसमें आपका एयर प्लस जो आपका वेपर है उसका मिश्रण है। तो ये आपका होगा होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज इन टर्म्ड, बार बार आपका बैक हो जा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सिस्टम में, बट हम इसको जल्दी सही कर देंगे, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर देखते हैं ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज इट टर्म्ड एज होमोजीनियस सिस्टम। मतलब क्या होता है, कोई फेज इसमें चेंज नहीं होता है। जो भी जैसे आप पढ़ते थे कि समांगी मिश्रण में चीनी पानी मिला देते थे, नमक पानी मिला देते थे, मतलब उसमें नमक पानी सब घुल भी जाते थे, उसको समांगी मिश्रण जानते थे। उसी प्रकार से इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हम ये देखते हैं एयर वेपर ये सब आपका पढ़ना रहता है, इसलिए इन सब में इसको हम मिक्स करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप समझ जाइएगा ये क्या होते हैं। अगला आपका आता है हेट्रोजीनियस, जिसे आप बोलते हैं विषमांगी मिश्रण या विषमांगी निकाय। इस स्थिति में आप इसको जानेंगे विषमांगी निकाय के नाम से। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि
विषमांगी मिश्रण इसमें क्या होता है, जिसमें वर्ग या कार्यकारी जो पदार्थ होते हैं एक से अधिक अवस्था में उपस्थित रहें, तो उसको हम विषमांगी निकाय के नाम से जानेंगे। ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज इज कॉल्ड ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। देखिए इसमें क्या होते हैं, जो भी आपके वर्किंग मटेरियल होते हैं वो एक या एक से अधिक अवस्था में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जल या बर्फ़ का मिश्रण कर दें, मतलब जल भी देखिए और बर्फ़ भी है, जल से ही तो बर्फ़ बनता है, जल से ही तो बर्फ़ बनेगा, मतलब इसकी अवस्था दूसरी अवस्था हो गई है तो जल ही, लेकिन अवस्था इसकी यहाँ पे चेंज हो गई, वह आपके सॉलिड के रूप में हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आपका जल एवं तेल, जल प्लस तेल का मिश्रण एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए दोनों तो लिक्विड ही हैं, दोनों तो फ्लूइड ही हैं, बट काम दोनों का अलग है। ठीक, तो अलग अलग फेज में जो रहें उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। ओके स्टूडेंट, सो देखिए ये जो है जो पढ़ाया जा रहा है, ये पीडीएफ जो है हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर ही आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर भी और यूट्यूब पर भी। लेकिन ये जो पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ है हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर ही मिलेगा, और आपके आने वाले सेमेस्टर में भी हम तैयारी इस तरह कराते रहेंगे। सो आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपके 5वें सेमेस्टर में जो सीनियर लोग हैं उनका लगभग सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास हम करा चुके हैं और वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन पूछता है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में आपको समझाना है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब होता है उष्मागतिकी अवस्था। अब ये क्या होता है, तो देखिए उष्मागतिकी अवस्था जैसे कि क्या होता है, कोई भी सिस्टम रहे उसकी क्या स्थिति है, मतलब वो किस तरह से उसकी क्या प्रॉपर्टी है, इन सब के बारे में बताता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई आपका यह आपका कोई आइस का टुकड़ा है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो आपका अभी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यह अभी किस स्थिति में है, अभी यह आपका स्टेबल स्थिति में है। ठीक है, तो यह कंडीशन बताता है, मतलब उसका स्टेट कैसा है वह देखिए अभी सॉलिड के रूप में है, फिर कुछ देर बाद यह पिघल कर आपका किस में हो जाएगा, या कुछ देर बाद पिघल कर आपका कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो इसकी जो स्टेट है इसका चेंज हो गया। जैसे कि क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर हमने बना रखा है, पीवी डायग्राम है। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, यह आपका मान लीजिए आपका आइस के रूप में है। धीरे 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 इसका स्टेट चेंज होकर सेकेंड स्टेट पे आ गया, मतलब यह मान लीजिए लिक्विड हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि जो स्टेट होता है वह सिस्टम किस स्थिति में है, उसकी प्रॉपर्टी को हम कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में जो हम पता करते हैं उससे हम थर्मोडायनेमिक स्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल लेकर हमने बताया कि कोई आपका यह आइस का टुकड़ा है, सॉलिड कंडीशन में है, तो कुछ देर बाद आपने देखा कि पिघल कर या वाटर का रूप ले लिया, मतलब इसका जो स्टेट है वह चेंज हो गया। ठीक है, लिखा है व्हेन स्टेट चेंज प्रॉपर्टी आर बाउंड टू चेंज, मतलब जब स्टेट चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। तो इसी तरह से यह वाइस वर्सा होता रहता है। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि आप चेंज हो गया तो यह वाटर से आप फिर इसको आइस बना सकते हैं, फिर आइस बनेगा, फिर आप आइस से वाटर बना सकते हैं, मतलब यह आपका प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। फॉर एग्जांपल आप इस फिगर को देख लीजिए। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे यह आपका क्या है, यह आपका है पिस्टन, यह आपका जो है यह आपका पिस्टन है। ठीक है, यह पिस्टन है, और आपका यह क्या है, यह आपका है सिलेंडर। पिस्टन और यह आपका सिलेंडर है। इस प्रकार इस फिगर में भी पिस्टन और सिलेंडर बनाए गए हैं। मान लीजिए इसमें आपका कोई लिक्विड है। ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड है, तो स्टेट फर्स्ट के लिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए कोई लिक्विड है, इसका जो प्रेशर है वो हमने मान लिया 1 बार है। ठीक है, प्रेशर 1 बार है। इसका जो वॉल्यूम है मान लीजिए V1 इक्वल टू मान लिया आपने 5 मीटर क्यूब है, और इसका टेम्परेचर T1 मान लिया हमने 20 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें चेंज करना है इसका स्टेट। तो जो इसमें फ्लूइड है, तो आप स्टेट चेंज करने के समय आप इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो सिंपल तरीका है, आप इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे कैसे, आप इसके टेम्परेचर को, इसके प्रेशर को, इसके वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए या आप घटा दीजिए, उसके बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको समझते हैं। इस समय आपका था 1 बार, आपका यहाँ पर 1 बार था। अब मान लीजिए इस कंडीशन में जो आएगा वह मान लीजिए P2 हमने मान लिया बढ़कर या घटकर जो भी हो 0.5 बार कर लिया, हमने घटा दिया। तो इसका जो V2 है वह मान लीजिए बढ़कर 10 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, और टेम्परेचर मान लीजिए इसका 20 डिग्री सेल्सियस ही रह गया।
तो स्टेट इसका चेंज हुआ है क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम में घटोत्तरी और बढ़ोतरी हुई है, मतलब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कंडीशन इसमें आए हैं। तो इस तरह से आपका यह होता है थर्मोडायनामिक स्टेट, जिसे आप कहते हैं ऊष्मागत की अवस्था। मतलब क्या होता है, यह किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी को बताता है कि यह किस अवस्था में है, वह लिक्विड में है कि वह फ्लूइड कंडीशन में, सॉरी लिक्विड है, सॉलिड है, गैस, मतलब उसकी प्रॉपर्टी कैसी है इसके बारे में जो बताए उसको हम थर्मोडायनामिक स्टेट के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इसको भी पढ़िए। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है टिप्पणी वाले क्वेश्चन में कि एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, इन सबको आपको समझाना रहता है। तो देखिए बेसिकली एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल एनर्जी, मतलब किसी भी सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसी को जो बताए उसको हम एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। लिखा गया है कि किसी सिस्टम की संपूर्ण ऊर्जा को हम एंथैल्पी कहते हैं। टोटल एनर्जी जो है आपकी वह फ्लो एनर्जी तथा इंटरनल एनर्जी को मिलकर बनाई जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एंथैल्पी होती है, आप कह सकते हैं कि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी, किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। और वह एनर्जी आपकी प्रवाह ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा के रूप में होती है। अब यहाँ पे फ्लो ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर आपके डिफिनीशन में नाम आया है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में आपका फ्लो एनर्जी एक वर्ड आया है, एक आपका इंटरनल एनर्जी आया है। तो देखिए जो आपका फ्लो एनर्जी है, फ्लो एनर्जी का मतलब आपका इसमें जो आ सकता है वह आपका मैकेनिकल एनर्जी, मतलब किसी सिस्टम में कितनी आपकी मैकेनिकल ऊर्जा हो रही है, कितनी आपकी मैकेनिकल ऊर्जा हो रही है, या कितने आपके इसमें मैकेनिकल वर्क किए जा रहे हैं। ठीक है, कितने आपके इसमें मैकेनिकल वर्क किए जा रहे हैं वह आपके फ्लो एनर्जी में आता है। साथ ही साथ जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी का मतलब ये है कि उसके अंदर कितना प्रेशर वगैरह ये सब है वो आपका होता है। ठीक है, तो आई होप आपको एंथैल्पी के बारे में समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम बात करें एच, इसको हम देख लीजिए कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। क्या होता है, यू प्लस पी वी होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक, और आपका ये हो गया पी वी। ओके, तो ये क्या है, ये जो है आपकी यू प्लस पी वी, ये सब जो है टोटल ये एनर्जी का ही फॉर्म है। किसका फॉर्म है, ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, मतलब ये आपका इंटरनल एनर्जी यू और ये सब फ्लो एनर्जी जो बाकी सारी एनर्जियां हैं वो आपका इसका रूप होती हैं। अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एंथैल्पी में परिवर्तन, तो आप लिखते हैं डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्लू। ठीक है, अब डी डब्लू क्या होता है, तो देखिए जो डी डब्लू है, डी डब्लू या डेल्टा डब्लू इक्वल टू होता है पी इंटू वी। अब यही जो डी डब्ल्यू है इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी मैकेनिकल ऊर्जा है या जो मैकेनिकल वर्क है, सीधे कह लीजिए मैकेनिकल वर्क। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एंथैल्पी के बारे में आप समझ लिए। आगे बात आती है आपकी एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होती है, अब यहाँ पर जो एंट्रोपी होता है वो क्या होता है, यह हीट की मात्रा का एक फंक्शन होता है जो हीट को वर्क में परिवर्तित करने की संभावना को प्रदर्शित करे। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं हीट और वर्क के बारे में तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, तो जो आपका एंट्रोपी होता है वो भी आपका हीट का ही एक रूप होता है जो क्या करता है, हीट को कार्य में बदलने की संभावना रखता है, उसको हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। और बेसिकली हम इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसमें आप जो फार्मूला होता है वो होता है डी एस इक्वल टू, आपका जो फार्मूला होता है वो होता है डी क्यू बाई टी। ये आपका होता है एंट्रोपी का फार्मूला, इसे एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो आपका ये सब देखिए विस्तार से आप जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। साइक्लिक इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी इक्वल टू, अगर आपकी जीरो हो जा रही है, मतलब एंट्रोपी अगर जीरो हो जा रही है तो आपका कौन सा प्रोसेस कहा जाएगा, वह आपका होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, वह आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, बीटेक वगैरह करेंगे तो आपको यह पूरा इसका डेरिवेशन कराया जाता है। क्लासियस इनइक्वालिटी होती है, क्या होती है, क्लासियस इनइक्वालिटी आपका एक
टर्म होता है जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन जो आपका एंट्रोपी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो वह आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आपका वह कौन सा सिस्टम होगा, आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाएगा। यहीं पर अगर जो आपकी एंट्रोपी है इसकी वैल्यू जो है आपकी 0 से कम हो जाए, ठीक है, तो यह आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। तो ये था आपका एंट्रोपी। बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में इसमें नहीं पढ़ना है, इतना ही आप लोग इसमें पढ़ेंगे और आपको पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर बता दें, अगर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी अगर बढ़ती है, एंट्रोपी क्या होती है, किसी सिस्टम की अगर बढ़ती है, ठीक है, तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है तो आपका हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी तो हीट आपका मतलब इसमें जो भी है वो बढ़ेगा और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। एंट्रोपी बढ़ती रहे टेम्परेचर से इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला। टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, अब एंट्रोपी किसी सिस्टम की क्यों घटेगी, किसी सिस्टम की एंट्रोपी तभी घटती है जब आपका इसमें से हीट जो है वह रिजेक्ट होता है, हीट आपका ट्रांसफ़र होता है स्पेस में, तब आपकी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वह आपकी घट जाती है। ठीक है, तो आपका यह हो गया एंट्रोपी के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं आदर्श गैस के बारे में। एग्ज़ाम पूछा जाता है कि रियल गैस और आइडियल गैस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताइए, आपको समझाना रहेगा। तो देखिए आइडियल गैस क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो आइडियल गैस का मतलब होता है आदर्श गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस, मतलब जो गैस के नियम को फॉलो करे उसको हम आइडियल गैस के नाम से जानते हैं। जो जितने भी गैस के नियम हैं, जो भी उसको फॉलो करता है, चाहे वो टेम्परेचर के कंडीशन में हो, चाहे वो प्रेशर के कंडीशन में हो, उसको हम आदर्श गैस के नाम से जानते हैं। तो आइडियल गैस के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो आइडियल गैस होती है वो उसको आप हाइपोथेटिकल के रूप में मानते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कोई भी चीज़ पूरी तरह से आइडियल नहीं होती है, उसको बस हम एज्यूम करते हैं। तो जो आपकी आइडियल गैस है वह चाहे टेम्परेचर की कंडीशन रहे, चाहे आपकी प्रेशर कंडीशन रहे, वह जितने भी गैस के नियम है उसको फॉलो करे तो उसको हम आदर्श गैस के नाम से जानते हैं। इसका एक सिंपल जनरल गैस इक्वेशन होता है जो कि होता है आपका PV = nRT। क्या होता है, PV = nRT। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे P की बात करें तो P क्या है, P आपका यहाँ पर है प्रेशर। P की बात करें तो जो आपका P है वह आपका होता है प्रेशर। देखिए जब आप इसको लिखेंगे तो इसके बारे में भी पूरा लिखना पड़ेगा। V क्या है, V आपका वॉल्यूम है। इसके बारे का मतलब क्या है कि इसमें जो भी है उसको आपको लिखना पड़ेगा, नेमिंग करनी पड़ेगी। N क्या है, N जो है आपका अमाउंट ऑफ गैस है, या आप लिख सकते हैं, या जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है, नंबर ऑफ मोलों की जो संख्या है। हमने जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में बताया था तो इसमें आपने देखा था कि N क्या है। R क्या है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी आपको हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यह आपका होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू के बारे में बताया था हमने, और आपसे यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 8.314/M आपका होता है, इसको हमने आपको बताया है। ठीक है, और यूनिट इसकी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। T जो है आपकी वह होती है आपकी टेम्परेचर। T आपका जो होता है वह आपका होता है टेम्परेचर। तो यह हो गया आपका आइडियल गैस। रियल गैस की बात करें तो रियल गैस क्या होती है। अब भाई आइडियल गैस सभी नियम को फॉलो कर रही है। रियल गैस जो होती है, रियल गैस डज नॉट ओबे द गैस लॉ अंडर ऑल स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। मतलब जो रियल गैस होता है, आप लिख सकते हैं जैसे आप व्यवहारिक गैस, वो क्या होती है, ऐसी गैस जो किसी भी प्रकार के गैस के नियम को फॉलो ना करे, जो आपके प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में रहते हैं, जितना उसका स्टैंडर्ड है उसके किसी भी नियम को फॉलो ना करे, उसको हम रियल गैस के नाम से जानते हैं। बेसिकली सभी जो गैसें होती हैं वो रियल गैस ही होती हैं, आइडियल गैस कोई भी नहीं होती है, सभी रियल गैस ही होती हैं। आइडियल हम किसी भी चीज़ को बस एज्यूम करते हैं कि यह आपका आइडियल है। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे आपका आइडियल फ्लूइड के बारे में।
ठीक है, आइडियल फ्लूइड। अब एग्जामिनर में मान लीजिए आएगा आपका एग्जामिनर तो पूछेगा किन्हीं 5 आइडियल फ्लूइड के बारे में बताइए, ठीक है, किन्हीं 5 आइडियल फ्लूइड के बारे में बताइए और कह देगा किन्हीं 5 रियल फ्लूइड के बारे में बता दीजिए। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे आइडियल फ्लूइड में बताने लगेंगे जो उनको आएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको इसमें कुछ बोलना नहीं है। अगर आइडियल फ्लूइड की उसने बात किया एग्जामिनर ने तो आप उनसे कह देंगे देखिए सर कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, उसको हम एज्यूम करते हैं। जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, जो भी वाटर है, मिल्क है, शहद है, ये सब आपके रियल फ्लूइड हैं। आइडियल आपका जो एज्यूमेबल होते हैं फ्लूइड, उसको हम आइडियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से कोई जो गैस है वो आपकी किसी भी प्रकार की जो गैस है वो आपकी 100% आइडियल नहीं होती है, उसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। और आपको बता दें जो गैस आपके प्रेशर और टेम्परेचर के स्टैंडर्ड में जो गैस के नियम हैं उसको फॉलो करे उसको आइडियल गैस के नाम से जानेंगे, और जो गैस इस नियम को ना फॉलो करे उसको रियल गैस के नाम से जानेंगे। और जो सभी गैस के नियम हैं उसको भी हम आगे देखते हैं। देखिए बेसिकली जो आपका रियल गैस है यह गैस आपका आइडियल होगा। कब होगा अभी आपको हम आगे बताते हैं कैसे यह होता है। तो देखिए जब आपका प्रेशर लो हो जाए और टेम्परेचर एकदम हाई हो जाए, मतलब अगर आपका जो पी है वह एकदम लो हो जाए किसी भी गैस का और उसका जो टेम्परेचर हो जाए वह हाई हो जाए, उस कंडीशन में जो रियल गैस होती है उसको हम आइडियल गैस की तरह मान सकते हैं। बेसिकली आप रियल गैस को ही तो आइडियल गैस मानेंगे, रियल गैस को ही हम एज्यूम करके आइडियल गैस मानते हैं। तो कैसे मानते हैं, जब किसी भी गैस का प्रेशर लो हो जाए उसका टेम्परेचर हाई हो जाए तो उसको हम रियल गैस के नाम से जानते हैं। और रियल गैस जो आपका लो प्रेशर हाई टेम्परेचर का अगर कोई रियल गैस है तो आपके आइडियल गैस की तरह व्यवहार करता है। तो आपका रियल और आइडियल गैस हो गया। तो इसमें कभी कभी आपसे अंतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो चलिए हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में, जिसे आप जानते हैं सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। इसको आप प्रूव करेंगे जो सामान्य गैस समीकरण है उसके आधार पर, और इस प्रूफ करने पर आपका आता है कैपिटल R = 8.314 अपन कैपिटल M किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, इसको हम प्रूफ करेंगे। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एवोगाड्रो नंबर्स होता है इसके बारे में। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो आपका एवोगाड्रो का नियम होता है इसमें यह कहा गया था कि जो आपका समान टेम्परेचर होता है, मतलब जो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है और जो आपका दाब जो प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब जो समान दाब और समान ताप पर जितने भी गैस की आयतन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। तो इसके आधार पे आपको सबसे पहले जो मोल्स होते हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब बेसिक डिफिनेशन है, पहले आप इसको जानेंगे उसके बाद ही आप इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मोल के बारे में जानना पड़ेगा। क्या होता है आपका मोल, मोल क्या होता है। देखिए मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो आपके जो सब्सटेंस होते हैं या जो आपके पदार्थ होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसके बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लें किसी ठोस का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, किसी ठोस का द्रव्यमान स्मॉल m है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है मतलब उसका आणविक भार जो है वो आपका क्या है, m है, कैपिटल m है। तो इसमें जो मोलों की संख्या स्मॉल n से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को स्मॉल n = आ जाएगा स्मॉल m अपन कैपिटल M। तो एक फार्मूला आपको यह याद कर लेना है, इस फार्मूले का यूज इसमें अभी होगा। ठीक है, तो इसके बाद यह हो गया, और इसका जो होता है मात्रक किलोग्राम मोल होता है। ओके, किलोग्राम मोल ये हो गया। अब देखिए आपका मोलर आयतन के बारे में पूछा जाता है। मोलर आयतन क्या होता है, मोलर आयतन को V मोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, = आपका होता है कैपिटल V/N। ये जो आपका होता है वो आपका मीटर क्यूब पर किलोग्राम मोल में होता है। ये सब जो बेसिक फार्मूले हैं इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, जब इसको आप पढ़े रहेंगे तभी आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है इसका प्रूफ आप लोग कर पाएंगे। तो आइए हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो इतने जितने सारे फार्मूले आपके लिखे गए हैं इन सबको आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली जो आपका यह फार्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको आपको प्रूव करना है। तो इसको अब हम आगे लिखेंगे। तो आपको पता है स्मॉल m = क्या होता है,
स्मॉल एम आपका यहाँ से निकलेगा, तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम। ठीक है, तो हम इसको और आगे लिखते हैं, तो पी वी इक्वल टू हो जाएगा, एम की जगह हम क्या लिख देंगे, एन एम आर टी, क्या हो जाएगा, एन एम आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पर एम इंटू आर है, क्या है, एम इंटू जो आर है, हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने मान लिया कि आर नॉट इक्वल टू क्या हो गया, एम आर, क्या हो गया, कोई कांस्टेंट के रूप में हमने इसको माना है, ये कोई मतलब अपनी तरफ से हमने ले लिया, आप कुछ भी कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा और अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, पी वी इक्वल टू एन आर नॉट टी आ जाएगा। ठीक है, आर नॉट की जगह आपका एम आर है यहाँ ऊपर। अब थोड़ा इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से P इंटू वी एन आपका इधर आ जाएगा, इक्वल टू आपका दूसरे साइड में राइट में आपका आर नॉट इंटू टी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आपको जहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि V अपॉन एन, क्या, V अपॉन एन, V अपॉन एन क्या है, V अपॉन एन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, V मोल है, क्या है, मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, P इंटू वी मोल, मतलब मोलर आयतन, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, R0 T हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम और आगे सॉल्व करें तो आपका आएगा R0 इक्वल टू पी वी मोल अपॉन कैपिटल टी। ओके, अगर आप यहीं तक छोड़ देते हैं तब भी आपको जो है नंबर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपको पूरा नंबर यहाँ तक अगर आप करते हैं तब भी दिया जाएगा। बट आपको पता है जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पे P जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, V जो है आपका मोलर आयतन है, T जो आपका है वह आपका टेम्परेचर है। ठीक है, और आर नॉट तो आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, एम आर है। अब इसमें हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो आइए हम वैल्यू पुट करते हैं इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हियर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ P इक्वल टू आपका होता है 1.01325 बार होता है, आपको पता ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी वैल्यूज आपके किलोग्राम और मीटर में दिए गए हैं, तो इसका एक और वैल्यू होता है जो कि आपका होता है 1.01325 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम होता है ये भी आपका निकाला गया है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 22.4 मीटर क्यूब आपकी आती है। ये सब आपके निकाल जा चुके हैं पहले से ही। टेम्परेचर को भी यहाँ पे केल्विन में बदल देंगे क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज केल्विन में यहाँ पर मापी गई हैं, तो इसको हम बदलेंगे जब तो डिग्री सेल्सियस से, तो आपका 273 केल्विन में आपका आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लीजिए, इसमें पुट कर देंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से R0 इक्वल टू आ जाएगा P की वैल्यू 1.01325 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इंटू V मोल जो है वो आपका है 22.4, पॉन में करेंगे 273। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो R0 इक्वल टू आ जाएगा 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। इसकी देख लीजिए जो यूनिट है इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। अब और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा R नॉट इक्वल टू 8.314 जूल, या आपका आप किस में आ जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन में आ जाएगा। ओके, पहले जूल में था, इसको हम यहाँ पे हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आर नॉट की जो वैल्यू थी आपको हमने यहाँ ऊपर माना था कैपिटल एम इंटू आर था, तो इसकी जगह हम एम इंटू आर कर लेंगे, फिर यही वैल्यू पुट लिख देंगे 8। ओके, अब यहाँ से जो आर आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.314 अपॉन कैपिटल एम किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, अब आप कहेंगे मोल कहाँ गया। ठीक है, तो मोल आपका जो है यम जो है आपका मोलर में ही है, तो मोल से मोल आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे किलोग्राम पर किलो जूल पर केजी केल्विन हो गया। तो इस तरह से आप इसका प्रूफ करेंगे, और यह जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि रिलेशन बिटवीन सीवी एंड सीपी, किसके बीच में, सीवी एंड सीपी के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में आपको बताना रहता है। तो देखिए बेसिकली जो पहले जानते हैं सीवी क्या होती है। देखिए जो आपका सीवी होता है उसे आप बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है सीवी? सीवी क्या होता है आपका? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड जो आपका सीपी क्या है, देखिए सीपी क्या है, सीपी जो आपका होता है यह होता है आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो जो आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, थोड़ा उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि मान लीजिए कोई भी आपका अगर यह सबस्टेंस है, मान लीजिए आपका कोई सबस्टेंस है, आपका कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, तो अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसके टेम्परेचर को 1 मोल मतलब जो गैस है उसके अकॉर्डिंग अगर 1 डिग्री सेल्सियस या जब टेम्परेचर आपका इसमें कांस्टेंट है आपका, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितने मोल गैस की आवश्यकता पड़ रही है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका हमें प्रूफ देखना है कि सीवी और सीपी में क्या रिलेशन है। इसको आपको बता दें, आपका जो फार्मूला होता है प्रूफ क्या करना रहता है वो होता है आपका सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आपका आर होता है। इसको आपको प्रूफ करना है। जब आपका आ जाएगा तो आपका यहाँ से 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आइए हम इसी को समझते हैं। तो देख लीजिए बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है कि कोई मान लीजिए आपका कोई भी मान लीजिए आपका क्या है, लिक्विड है। ठीक है, पहले वो आपका मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, फिर उसको जब हम हीट अप कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तो मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए 0.1 पे इसका टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री सेल्सियस है, पर और जो 0.2 है इस पर जब मान लीजिए बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो या मान लीजिए घट के आपका माइनस 5 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। ठीक है, तो घटाने पर या बढ़ाने पर जो भी आपका इसमें अंतर आ रहा है, अगर हीट कर रहे हैं तो मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। ठीक है, और अगर घटा रहे हैं तो मान लीजिए आपका वह -5 हो जा रहा है। तो इसी को हम अब देखते हैं। तो जो आपका सीपी और सीवी इसके बीच में जो रिलेशन होता है इसको हम देखेंगे। तो मान लेंगे कि जो भी आपका 0.1 है 0.2 है, मतलब अगर कोई भी प्रोसेस आपका हो रहा है, मान लीजिए आपका 5 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम अगर घटा रहे हैं और 1 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मतलब आपके 2 पॉइंट का यह पालन कर रहा है, अनुसरण इसका कर रहा है। तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं, आप लोग भी उसको लिखिए। सबसे पहले जो आपका हो जाएगा इसमें एम जो होगा, एम क्या होगा आपका मास ऑफ गैस होगा, मास ऑफ गैस मतलब गैस का द्रव्यमान रहेगा। V1 आपका आएगा, V1 क्या होगा, V1 क्या होगा गैस का प्रारंभिक आयतन होगा। क्या होगा इसको देखिए यहाँ पर और नीचे ड्रा करेंगे तो आपका एक हो जाएगा V1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो V1 आपका क्या हो जाएगा गैस का प्रारंभिक आयतन, ठीक है, 0.1 पर। यहीं पर अब आएगा बात आपका V2, तो V2 क्या हो जाएगा गैस का अंतिम आयतन। किस पे हो रहा है आपका, या आपका किस पे हो रहा है 0.2 पर हो रहा है। इसके बाद आपका T1 आएगा, क्या आएगा आपका T1 आएगा। T1 क्या होगा गैस का प्रारंभिक टेम्परेचर है, यह गैस का, यह क्या है आपका गैस का प्रारंभिक तापमान है, गैस का प्रारंभिक तापमान एट पॉइंट फर्स्ट। एंड इसके बाद T2 की बात करें तो यह गैस का आपका जो है आपका अंतिम तापमान है, आपका फाइनल टेम्परेचर है, किस पे है 0.2 पर है। अब यहीं पर बात करें आपके सीपी की, तो सीपी क्या है आपका, हमने बताया कि यह गैस की जो है विशिष्ट ऊष्मा होती है आपके कांस्टेंट प्रेशर पे, आप कह सकते हैं जो आपकी हीट कैपेसिटी है वह कांस्टेंट प्रेशर पे है। यहीं पर अगर सीवी की बात करें तो यह क्या है आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ओके स्टूडेंट, तो इतना आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम और बात करते हैं।
ये सब वैल्यूज जब आपके आ जाएंगे तो इसमें आपको और आगे बताएंगे। इसमें जो प्रेशर है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है। अब आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। जो थर्मोडायनामिक्स है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि जो आपका होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्लू, ये तो फार्मूला होता है। चेंज इन हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंटू चेंज इन वर्क, यही तो होता है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी को हमें अब सॉल्व करना है, इसी के आधार पे हम इसको प्रूव करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे कैसे आप इसको प्रूव करेंगे। अब भाई यहाँ पर जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका यहाँ बनाया जा रहा है आपका किस पे बन रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे लिखा गया है प्रेशर आपका इसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो आपने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, जिसे आप बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। मतलब आपका इसमें जो दाब होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। आपने 5-6 टाइप के प्रोसेस के बारे में पढ़ा ही होगा। तो देखिए इसमें जो आपका ये डेल क्यू है, क्या है, डेल्टा क्यू है। मतलब जो हीट ट्रांसफ़र आपका इसमें हो रहा है, चेंज इन हीट ट्रांसफ़र डेल्टा क्यू इक्वल टू जो आपका फार्मूला निकल के आता है वो आपका इसमें जो चेंज होता है वो आपका आता है mCp डेल्टा टी, इतना आता है। और जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू इक्वल टी, ये आपकी होती है mCv डेल्टा टी। देखिए ये आपका जो है मैराथन क्लास है और इसमें इतना पूरा बेसिक तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका पूरा प्रूफ आपका कराया जाता है। तो सारे प्रोसेस आपने पढ़ रखा होगा, उसमें आपका ये सब आता है। और यहीं पर अगर हम बात करें जो इसमें आपका वर्कडन मिलता है, जो आपका इसमें वर्कडन मिलता है वो आपका मिलता है क्या, P इंटू डेल्टा वी। जब आप सॉल्व करेंगे प्रोसेस को, 5-6 टाइप के आपके प्रोसेस हैं, तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए है, जिसमें आपका जो हीट रेट होता है वो आपका mCp डेल्टा टी मिलता है। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वह mCv डेल्टा टी होता है। और जो वर्कडन आपका मिलता है वह P इंटू डेल्टा वी आपको इसमें मिलता है। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करते हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें अगर हम इसको पुट करें तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। देखिए अब हम इसको अगर आगे थोड़ा सा सॉल्व करें तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर रखें तो क्या हो जाएगा, mCp डेल्टा टी इक्वल टू, अब आगे बात करें तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसकी, डेल्टा यू की। तो डेल्टा यू जो आएगा आपका वह आ जाएगा mCv डेल्टा टी प्लस जो वर्कडन है डेल्टा डब्लू, चेंज इन वर्कडन, ये आपका आएगा P इंटू डेल्टा वी, इतना आ गया। ओके, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं, जो आपका सामान्य गैस का समीकरण होता है, हम जानते हैं कि PV इक्वल टू MRT होता है। क्या होता है, PV इक्वल टू MRT होता है। अब देखिए इसमें अगर हम डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें, लिख दीजिए डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी इक्वल टू MR इंटू डेल्टा टी, इतना हो जाएगा कि नहीं अगर हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ये सब देखिए छोटे छोटे प्रोसेस हैं, इसको हम समझा रहे हैं और इसको अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे P इंटू डेल्टा वी की वैल्यू मिल गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो आपका यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगा mCp डेल्टा टी इक्वल टू mCv डेल्टा टी प्लस MR इंटू डेल्टा टी, इतना हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर सेकंड में P इंटू डेल्टा वी की वैल्यू हम पुट किए हैं तो आपको यह नया इक्वेशन मिला है। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर आगे सॉल्व करें तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आएगी mCp डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपका m और डेल्टा टी कॉमन हो रहे हैं तो m डेल्टा टी को यहाँ पे कॉमन कर ले रहे हैं तो आपका यहाँ बचेगा Cv प्लस R, क्या बनेगा, Cv प्लस R बनेगा। यहाँ से m डेल्टा टी से m डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा Cp इक्वल टू Cv प्लस R। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R, क्या हो गया, Cp माइनस Cv इक्वल टू R।
जो यह है आपका, यह आपका जो होता है आपका यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको यह पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका एक कंडीशन तो ये होता है। दूसरा रिलेशन जो आपका होता है वो होता है गामा इक्वल टू सी पी बाई सी बी, गामा इक्वल टू सी पी बाई सी बी। अब यहाँ पे गामा क्या है, जो आपका गामा है यह आपका रुद्धोष्म प्रक्रम है। क्या है आपका, यह जो है आपका वह है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें क्या होता है, इसे आप कह सकते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या नाम इसको जानते हैं आप लोग, इसको आप नाम से जानते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, या एक नाम इसे और जानते हैं जो आप जानते हैं वो होता है कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। मतलब आपकी इसमें एंट्रोपी जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इस यहाँ से अगर हम और सॉल्व करें तो आपको यहाँ से सी पी की वैल्यू मिलेगी गामा इंटू सी वी, और इस इक्वेशन को मान लीजिए 4 है। तो जो यह वैल्यू आई है सी पी इक्वल टू गामा इंटू सी वी, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर हम रखें तो अब सी पी की वैल्यू इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो आपका हो जाएगा गामा इंटू सी वी माइनस सी वी इक्वल टू आर। सी वी को कॉमन ले लीजिए तो आपका आएगा गामा माइनस 1 इक्वल टू आर। अब यहाँ से सी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी इक्वल टू आ जाएगा आर अपॉन गामा माइनस 1। तो आपका एक रिलेशन यह आएगा, 2 रिलेशन आ गया। अब इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन को और सॉल्व करें तो आपका एक रिलेशन और यहाँ से आएगा गामा इक्वल टू 1 प्लस आर बाई सी वी। ठीक है, एक इक्वेशन आपको यह मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर हम गामा की वैल्यू भी अन्य समीकरण में पुट करें तो आपको यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपको एक वैल्यू और निकल कर आएगी, रिलेशन सी पी इक्वल टू गामा आर बाई गामा माइनस 1। तो इतने सारे रिलेशन होते हैं आपके सी पी और सी वी में। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप लोग इसको भी अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। ये सभी क्वेश्चन जितने बताए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं आपकी, इसलिए मैराथन क्लास चलाई जा रही है और आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपका आगे पूछा जाता है जो गैस के नियम है उसको बताइए। तो आपके 4 जो गैस के नियम हैं आपके सिलेबस में बताए गए हैं। फर्स्ट आपका जो है आपका बॉयल का नियम है, जो दूसरा है वो आपका चार्ल्स का नियम है, थर्ड आपका गै-लुसाक का नियम है, एंड फोर्थ जो है आपका वो रेगनॉल्ट का नियम है। तो चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है, ये सब टिप्पणी में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए बॉयल का नियम क्या होता है, बॉयल ने क्या कहा था कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान तथा नियत तापमान पर जो गैस का आयतन होता है वह गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो आयतन है, मतलब कैपिटल वी, ये जो होता है गैस का जो दाब है, मतलब गैस का जो प्रेशर है उसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इसका अपोजिट होता है। मतलब वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो इन्होंने यही बताया था कि मान लीजिए अगर मास इसका कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो गैस का आयतन होता है वह आपका जो दाब होता है गैस का उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये आपका होता है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये भी तो हो सकता है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो PV इक्वल टू आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा C। ठीक है, तो बॉयल के नियम में जो होता है वह होता है PV इक्वल टू C। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें कंडीशन आ जाए कि स्टेट फर्स्ट होते हैं और स्टेट सेकंड, मतलब कंडीशन फर्स्ट के लिए मान लीजिए स्टेट के बारे में आपको हमने बता रखा है पीछे कि स्टेट आपका मान लीजिए फ्लूइड है, फिर वहाँ से आपका सॉलिड हो जाएगा। तो स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड के लिए क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपका बेसिकली क्या होता है कांस्टेंट आपका हट जाता है P1 V1 इक्वल टू आपका क्या होता है P2 V2 हो जाता है। या आप इसको और लिख सकते हैं P1/P2 इक्वल टू V2/V1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो आपका यह हो गया बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में यही ध्यान रखना है, किसी भी अगर गैस का मास जो है निश्चित है, उसका जो टेम्परेचर है वो भी निश्चित है, तो उसका जो आयतन मतलब यहाँ कैपिटल V जो है उसके जो गैस का दाब है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, और PV इक्वल टू C आपका यहाँ से फार्मूला निकल कर आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए अगर हम बात करें अब आगे चार्ल्स साहब के बारे में, चार्ल्स ने क्या बताया था।
अब आगे आपका आता है चार्ल्स का नियम। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि निश्चित टेम्परेचर पर मतलब नियत दाब पर किसी गैस का आयतन एवं तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब जो गैस का आयतन V है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, मतलब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप लोग? B बाई टी इक्वल टू आपका एक कांस्टेंट C आ जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे? V T को इधर लाएंगे, T इनवर्स जगह इक्वल करेंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा, V अपॉन टी इक्वल टू C आ जाएगा। तो देखिए चार्ल्स में क्या है आपका? आयतन जो है तापमान के समानुपाती होता है। बायल में क्या था? बायल में जो आयतन होता था वह दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। थोड़े थोड़े कंडीशन है, इसको पढ़िएगा। अब स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड के लिए क्या करना है? सी तो हट जाएगा, V1 बाई टी वन इक्वल टू V2 बाई टी टू, या इसे आप लिख सकते हैं V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2। तो ये सब छोटे छोटे डिफिनीशन है, इसको आप रट सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आगे आप हैं गै-लुसाक। तो गै-लुसाक ने क्या बताया था? तो गै-लुसाक साहब ने ये बताया था, इनका नियम ये था कि किसी निश्चित आयतन पर, देख लीजिए यहाँ पर आपका आयतन कांस्टेंट हो गया, किसी निश्चित आयतन पर आदर्श गैस का दाब, किसी निश्चित आयतन पर आदर्श गैस का दाब उसके क्या बच रहा है आपका? इसमें तापमान बच रहा है, तो आप लिखेंगे उसके तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कंडीशन देखा आपने कि इसमें जो टेम्परेचर आयतन है वो कांस्टेंट हो गया है, तो जो प्रेशर मतलब गैस का दाब है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके टेम्परेचर, अर्थात T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। T को इधर लाएंगे तो उधर एक कांस्टेंट हो जाएगा और इनवर्स और प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल फार्मूला आ जाएगा, तो P बाई टी इक्वल टू C हो जाएगा। और स्टेट फर्स्ट, स्टेट सेकंड, स्टेट थर्ड जितने भी स्टेट आ जाएंगे उतने आपके P1 P2 P3 जुड़ते जाएंगे, तो P1 बाई T1 इक्वल टू आपके P2 बाई T2 आपका यह फार्मूला आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये हो गया गै-लुसाक का नियम। सारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। अगला जो था गैस का नियम वो आता है आपका रेगनाल्ट का। किसका आता है आपका? वह था आपका रेगनाल्ट का नियम, रेगनाल्ट्स लॉ, रेगनाल्ट का नियम। इन्होंने क्या बता रखा है, आइए इसको समझते हैं। तो इन्होंने ये बताया था, मान लीजिए कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर जो आपका 1 डिग्री सेल्सियस हम बदल दें, ठीक है, मान लीजिए कोई गैस है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर को अगर हम उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बदल दें तो उसके आयतन में जो होने वाला परिवर्तन है, ठीक है, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके आयतन का 1/273वां भाग होगा। ध्यान से सुन लीजिए, इन्होंने ये बताया था कि अगर किसी गैस का जो तापमान है वह 1 डिग्री सेल्सियस बदल दे रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यूम तो रहा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कोई बीकर है, ठीक है, इसमें कोई गैस आपकी भरी हुई है, ठीक, कोई गैस आपकी भरी हुई। अगर इसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस बदल रहे हैं, इसके टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बदल रहे हैं और इसका जो वॉल्यूम है वह मान लीजिए 5 मीटर क्यूब है, ठीक है, 5 मीटर क्यूब है। तो अगर हम इसके गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बदल दे रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में जो परिवर्तन हो रहा है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जो इसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो पहले वाला आयतन है उसके 1/273वें भाग के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए अभी हम आपको बताते हैं कैसे होगा। पहले इनका जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। इनके अनुसार आप लिखेंगे, इनके अनुसार किसी आदर्श गैस का तापमान, किसी आदर्श गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, किसी आदर्श गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर उसके आयतन में होने वाला परिवर्तन, देख लीजिए सब छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा।
होने वाला परिवर्तन 0 डिग्री सेल्सियस पर, होने वाला परिवर्तन 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके जो वर्जिनल आयतन है उसके वर्जिनल आयतन का 1/273वां हिस्सा होगा। यहाँ यह बैक हो गया, इसको अभी आगे देखते हैं। अब देख लीजिए ये जो PDF है ये सब हमारे ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा, सो आप लोग ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 1/273वां हिस्सा होगा। तो आपके रेगनाल्ड साहब ने ये बताया था, तो इसका जो फार्मूला है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने फार्मूला भी दिया था कि VT इक्वल टू VT इन्होंने बताया था VT इक्वल टू V0 इंटू 273। देखिए बार बार आपका बैक हो जा रहा है। प्लस T अपॉन 273, इन्होंने यह फार्मूला दे रखा था, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर VT क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर हियर VT इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन है। क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन है। और यहाँ पर V0 जो है, V0 जो है आपका यह क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन है। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ तक आज का हम अपना सेशन रखते हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया, पूरा सॉल्यूशन भी बता रखा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, मैराथन क्लास में। सो जितनी भी क्लासेस होंगी केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही हम आपको बताएंगे। आपसे फिर से कहते हैं आप हमारा ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस डाउनलोड जरूर कर लें। वहाँ पर ये जो PDF हमने आपको पढ़ा रखा है ये सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम आने वाली नेक्स्ट मैराथन क्लासेस में। थैंक यू।